हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अपना आदिक काल की क्लासेस चल रही थी, उसमें सिद्ध और नाथ साहित्य अपन ने पढ़ लिया। आज है रासो साहित्य। इसकी पिछली क्लास है, आप अपना दोस्त जी के चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रासो साहित्य आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक साहित्य लिखा गया, उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। रासो शब्द की उत्पत्ति, यहाँ से महत्वपूर्ण एक सवाल पक्का बनता है। रासो शब्द की उत्पत्ति में विभिन्न विद्वानों के मत अलग अलग रहे हैं। गारसादातासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन या रसायन से मानी है। श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा और चंद्रवली पांडेय ने रासक शब्द से मानी है। ये सर्वमान्य मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला। रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी थी। विद्येश्वरी पाठक और हरप्रसाद शास्त्री ने राज यश से मानी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रास ऊ से मानी है और नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से मानी है। ये थे रासो शब्द की उत्पत्ति में विभिन्न विद्वानों के मत। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद रखना है रासक। रासो साहित्य की विशेषताएं। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचित था। आश्रयदाता राजा के ऐश्वर्य व शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन रासो साहित्य में मिलता है। सामंती जीवन की झलक, युद्धों का सजीव चित्रण, डिंगल भाषा, याद रखना है डिंगल और पिंगल भाषाएं रासो साहित्य में देखने को मिलती है। डिंगल जिसमें अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होती है और पिंगल जिसमें अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा होती है। वीर काव्यों का वर्णन डिंगल में और प्रेम का वर्णन पिंगल में किया जाता है। प्रबंधात्मक काव्यों की रचना रासो साहित्य में हुई थी। अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रामाणिक हैं। संकुचित राष्ट्रीय भावना रासो साहित्य में मिलती है। इसमें वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता है। ये थी रासो साहित्य की मुख्य विशेषताएं। अब देखते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। पहला रासो ग्रंथ है खुमाण रासो। इसके रचनाकार है दलपत विजय। रचना काल शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी था। मोतीलाल मेनारिया इसको 17वीं शताब्दी का मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको 9वीं शताब्दी का माना था। ठाकुर शिव सिंह इसे दलपति विजय की रचना न मानकर अज्ञात भाटकी मानते हैं। वर्ण विषय खुमाण रासों के अंदर चित्तौड़ के शासक खुमाण एवं बगदाद के खलीफा अलमायू के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। तो खुमाण रासों में चित्तौड़ के शासक खुमाण और बगदाद के खलीफा अलमामू के मध्य हुए युद्ध का चित्रण। इसमें खुमाण के द्वारा किए गए 24 युद्धों का उल्लेख है। शुक्ल जी के अनुसार खुमाण नाम के 3 शासक हुए थे, खुमाण प्रथम, खुमाण द्वितीय और खुमाण तृतीय। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमाण रासों में खुमाण द्वितीय 870 से 900 विक्रम संवत के मध्य का चित्रण है। खुमाण रासों में 5000 छंद और इसकी भाषा राजस्थानी। प्रधान रस वीर रस है। खुमाण रासों की प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी चर्चा आदिकाल में नहीं होनी थी। अगरचंद नाहटा के अनुसार खुमाण रासों में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। खुमाण रासों को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, हिंदी का प्रथम जय काव्य खुमाण रासों को कहा जाता है।
अगला रासो साहित्य में ग्रंथ है बीसलदेव रासो, जिसके रचनाकार हैं नरपति नाला। रचना काल 1155 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और यही सर्वमान्य है। शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में एक दोहा भी लिखा है कि संवत 1272 मंजरी जेठ बुधि नवमी बुधवारी नाला रसायन आरंभ करी शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। ये नरपति नाला का दोहा है जिसमें शुक्ल ने उल्लेख किया था। शुक्ल जी ने 1272 का अर्थ विक्रम संवत 1212 ग्रहण किया था। तो ये सर्वमान्य समय है 1155 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1212। मोतीलाल मेनारिया इसे 16वीं शताब्दी का मानते हैं। बीसलदेव रासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया, जिसमें 128 छंद है। तो बीसलदेव रासो जो नरपति नाला का ग्रंथ है उसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया था। ये मुक्त काव्य रूप है। इसमें प्रधान रस श्रृंगार है। यहाँ संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण है। इसका नायक बीसलदेव तृतीय, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के नाम से अजमेर के चौहान शासक थे। इसकी नायिका राजमती मालवा के भोज परमार की पुत्री थी। बीसलदेव रासो का कथानक निम्न 4 खंडों में विभक्त है। बीसलदेव रासो का कथानक 4 खंडों में है। बीसलदेव पहला खंड, जिसमें बीसलदेव राजमती के विवाह का वर्णन। दूसरा, राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर बीसलदेव का उड़ीसा जाना एवं वह 12 माह तक रुकना। तीसरा, राजमती के विरह का 12 मासा पद्धति में वर्णन एवं बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना। भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना एवं बीसलदेव द्वारा उसे अजमेर लाना, ये चौथा खंड है। बीसलदेव रासो के बारे में कुछ विशेष तथ्य। इसमें सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। श्रृंगारिक विरह एवं गेय काव्य है। महत्वपूर्ण कथन है कि हिंदी में 12 मासा वर्णन सबसे पहले बीसलदेव रासो में मिलता है। इसमें 12 मासा वर्णन कार्तिक मास से आरंभ हुआ है। तो बीसलदेव रासो में 12 मासा वर्णन की शुरुआत कार्तिक मास से है और पद्मावत में आषाढ़ महीने से शुरुआत की गई थी। बीसलदेव रासो की शैली पिंगल है। इसमें राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देशीय भाषाओं का प्रयोग है। बीसलदेव रासो के संदर्भ में विद्वानों के विभिन्न मत। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो बीसलदेव रासो की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। रामचंद्र शुक्ल। राजमती के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती है। ये राजमती के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का कथन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, भाषा की दृष्टि से बीसलदेव रासो को अपभ्रंश भाषा से सद्य विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और अंत में डॉक्टर भगीरथ मिश्र का कथन देखते हैं, यह ग्रंथ रासो न होकर रास है, जिसमें सांबर के राजा बीसलदेव और उनकी रानी राजमती का चरित्र वर्णन है। यह एक विरह काव्य है जिनमें वियोग श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इसे रास साहित्य का ग्रंथ माना था।